नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास में अपनों ने टॉपिक शुरू किया था व्यक्तित्व। तो पिछली क्लास में अपनों ने व्यक्तित्व के जो प्रकार होते हैं उनको कंप्लीट किया। अब अपन बढ़ते हैं किस तरफ, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की तरफ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अपन व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ रहे थे और इसको भी प्रभावित करने वाले कारक आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो अनेक होते हैं और जो अनेक कारक हैं उनको मोटे तौर पर अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से, यदि अपन बात करें तो देखिए, एक तो होता है आनुवंशिक कारक, यानी कुछ आनुवंशिक तत्व होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, तो आनुवंशिक कारक हो जाते हैं। दूसरे जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको अपन पर्यावरणीय कारकों में शामिल कर लेते हैं। तो पर्यावरणीय या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि भाई वातावरणीय कारक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो पर्यावरणीय कारक आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो तीसरा भाग है उसमें मनोवैज्ञानिक कारक भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो इस आधार पर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हो सकते हैं वो सभी के सभी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ आनुवंशिक कारकों में आ जाते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र हो गया, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई, वो सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। पर्यावरणीय कारक में विद्यालय परिवार से संबंधित यानी अपने वातावरण से संबंधित सभी की सभी चीजें आ जाती हैं। और मनोवैज्ञानिक कारकों में भी मनोवैज्ञानिक कारण जैसे बुद्धि, चिंतन वगैरह सब का सब आ जाता है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि भाई मोटे तौर पर 3 आधारों में बांटा जाता है। यहाँ पर ये भी क्लियर करवा देती हूँ कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, इनको भी आगे अपन विश्लेषित कर सकते हैं, विश्लेषित करेंगे कि भाई आनुवंशिक कारकों में कौन कौन से कारक शामिल किए जाएंगे, पर्यावरणीय कारक कौन कौन से और मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए कि भाई मोटे तौर पर है वो प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब अपन बात करते हैं पहले कारक की कि भाई आनुवंशिक कारक है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की जा सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि जो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें यदि सर्व प्रमुख माने या सबसे पहले माने तो आनुवंशिक होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व का जो शुरुआत है, व्यक्तित्व का जो प्रारंभ है वो कहां से हो जाता है, गर्भाधान से हो जाता है। तो उस समय कौन सी चीजें प्रभावित करती है, आनुवंशिक। तो सबसे पहला कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला आनुवंशिक कारक ही माना जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रथम कारक, एक तो हो गई ये बात, प्रथम कारक कौन सा माना जाता है, आनुवंशिक कारक। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूं कि देखिए, एक विद्वान है, मनोवैज्ञानिक है, फ्रांसिस गाल्टन। तो फ्रांसिस गाल्टन ने यूं कहा है कि भाई व्यक्तित्व को जितने भी कारक प्रभावित करते हैं उनमें यदि सबसे महत्वपूर्ण देखें तो वो आनुवंशिक कारक ही होता है। तो यहाँ पर यदि आपसे यूं पूछ लिया जाए कि भाई फ्रांसिस गाल्टन ने निम्न में से कौन से कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, ये आनुवंशिक कारक को या पर्यावरणीय कारक को या मनोवैज्ञानिक कारक को, तो आनुवंशिक कारक को माना है। तो यहाँ पर अपन नोट लगाकर ये बात लिखेंगे, कौन सी, कि फ्रांसिस गाल्टन ने क्या बताया है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में आनुवंशिकता को, किसको,
कारकों में आनुवंशिकता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। एक बात तो ये होगी कि भाई सबसे पहला कारक की भी ये है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक भी ये है। क्यों? क्योंकि जीन्स निर्धारित कर देते हैं कि कोई भी व्यक्तित्व किस दिशा में जाएगा। हालांकि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, परंतु कुछ चीजें हैं वो व्यक्तित्व लेकर ही पैदा होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आनुवंशिक कारकों में अपन कौन कौन से कारकों को शामिल करेंगे वो सारी की सारी बातें देख लेते हैं कि भाई आनुवंशिकता में कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत यदि अपन देखें आनुवंशिकता में, तो आनुवंशिकता के अंतर्गत कुल 4 कारक ऐसे हैं, 4 तत्व ऐसे हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं आनुवंशिकता के अंतर्गत। कौन कौन से? सबसे पहला तो अपन मान सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरा अपन मान सकते हैं तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को। और तीसरा अपन मान सकते हैं शारीरिक रचना। शारीरिक रचना व शारीरिक रसायन को। तो शारीरिक रचना व शारीरिक रसायन को अपन यहां पर मान सकते हैं। उसके बाद चौथे कारक की या अंतिम कारक की बात करें तो यहां पर अन्य जैविकीय जो भी कारक बचते हैं वो सारे के सारे किसमें शामिल कर लिए जाएंगे? इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। देखिए सबसे पहले की अपन बात करते हैं। देखिए यहां पर अपनों ने किसकी बात की है? 4 कारकों की। कि आनुवंशिकता के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियां आ जाती है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र आ जाता है, शारीरिक बनावट और शारीरिक रसायन जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं वो भी सारे आ जाते हैं, और उसके बाद अन्य जैविकीय कारकों को भी अपनों ने यहाँ पर शामिल किया है। यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करती है, व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, उस संदर्भ में यदि अपन बात करें तो देखिए अनेक अंतःस्रावी, हमारे शरीर में अनेक ग्रंथियां हैं, कुछ अंतःस्रावी है, कुछ बाह्यस्रावी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो हार्मोन्स पैदा करती है, हार्मोन्स बनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से जो मक्खियां हैं वो आसपास की चीजों को ग्रहण करती है और फिर उनसे क्या बना देती है? शहद बना देती है। उसी प्रकार से हमारी ये ग्रंथियां क्या करती है कि आसपास का जो वातावरण है वहां से कुछ चीजें उठाती है और फिर शरीर के लिए एक अच्छे शरीर को पौष्टिक बनाने वाले, शरीर को मजबूत बनाने वाले हार्मोन्स बना देती है, जिससे हमारा शरीर है वो सुचारू रूप से संचालित रहता है। तो उनमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में अनेक ग्रंथियां हैं जो अपने द्वारा स्रावित हार्मोन्स से हमारे शरीर को प्रभावित करती है। जैसे यदि अपन 1-2 उदाहरण यहाँ पर ले तो पीयूष ग्रंथि का ले सकते हैं, जिसे पौष ग्रंथि भी कह देते हैं, पौष या पीयूष ग्रंथि। ये सबने सुनी है, सबने पढ़ी है। पिट्यूटराइन हार्मोन जो है या पिट्यूटराइन हार्मोन है वो इससे स्रावित होता है। इस ग्रंथि की अधिक सक्रियता के कारण क्या होता है कि व्यक्ति की हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है। और यदि इसकी सक्रियता है वो कम हो, सक्रियता अधिक होगी तो व्यक्ति क्या होगा? अधिक लंबा हो जाएगा, अधिक लंबा हो जाएगा। और यदि इसकी सक्रियता है वो कम होगी तो व्यक्ति कैसा होगा? बौना हो जाएगा। और आपने देखा होगा अभी अपनों ने व्यक्तित्व के प्रकार देखे हैं, तो लंबे व्यक्तियों की कौन सी खास बात होती है, कौन सी विशेष पहचान होती है, और बौने लोगों की कौन सी विशेष पहचान होती है। यदि अपन वैसे भी देखें कि भाई पीयूष ग्रंथि के प्रभाव के कारण, अत्यधिक सक्रियता के कारण कोई व्यक्ति ज्यादा लंबा हो गया तो उसकी बैकबोन में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ वो व्यक्ति है वो
उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से एक सामान्य हाइट वाला बालक कर सकता है। और सामान्य हाइट वाले बालक की तुलना में बौना व्यक्ति भी उतना काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज भी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख मानी जा सकती है। तो यहाँ पर अपनों ने एक बात की पीयूष ग्रंथि की। उसके बाद यदि अपन थायराइड ग्रंथि की बात करें, थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें, तो देखिए थायराइड जो ग्रंथि है इसमें भी इसकी थायराइड जो ग्रंथि है इसकी अधिक सक्रियता और कम सक्रियता से भी व्यक्तित्व प्रभावित होता है। कैसे कि मान लीजिए कि ये अधिक सक्रिय होगी तो व्यक्ति है वो क्या होगा, व्यक्ति अधिक तनाव महसूस करेगा, अत्यधिक बेचैनी महसूस करेगा। तो इस प्रकार से ये अगर संतुलित रहे तभी सही रहता है, क्योंकि व्यक्ति सामान्य रहता है, व्यक्ति भी संतुलित रहता है और व्यक्ति सामान्य रूप से कार्य करता जाता है। परंतु जैसे ही ये अधिक सक्रिय हुई, व्यक्ति तनाव में, बेचैनी में आ जाता है। और यदि कम रही तो व्यक्ति थकान महसूस करने लगता है, वो मानसिक दुर्बलता महसूस करने लगता है। मानसिक दुर्बलता यानी व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा मतलब थकान महसूस करेगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, वो एक्टिव ही नहीं रहेगा, वो क्रियाशील ही नहीं रहेगा। तो यदि कोई व्यक्ति क्रियाशील नहीं रहेगा, उसका मस्तिष्क ही दुर्बल है, यानी वो अपने आप में कमजोरी महसूस कर रहा है, तो फिर वो व्यक्ति सामान्य बच्चों की तुलना में पिछड़ जाएगा, क्योंकि वो सामान्य बच्चों की तरह कार्य ही नहीं करेगा। तो इसलिए थायराइड ग्रंथि भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसकी अधिक सक्रियता जहां पर तनाव उत्पन्न करती है तो इसकी कम सक्रियता जो है वो थकान ला देती है। तो इस प्रकार से ये भी प्रभावित करती है। यहाँ पर अपन 2-4 उदाहरण देख रहे हैं कि भाई अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो पीयूष ग्रंथि ने लंबा या बौना कर दिया। जैसे ही लंबा या बौना हुआ तो उसका व्यक्तित्व सामान्य व्यक्तित्व की तुलना में पिछड़ जाएगा। उसी प्रकार से थायराइड जो ग्रंथि है उसमें भी अधिक सक्रियता हुई तो बालक तनाव महसूस करेगा और कम हुई तो थकान। तो इसलिए ये लोग भी सामान्य बच्चों के जैसे न तो व्यवहार कर पाएंगे और न ही अपना विकास कर पाएंगे। ठीक है। उसके साथ साथ यदि अपनों ने गल ग्रंथि की बात की, गल ग्रंथि की, तो ऐसे माना जाता है, देखिए वैसे तो थायराइड का ही एक रूप माना जाता है, परंतु ऐसे माना जाता है कि इसका काम है भोजन को पचाना, भोजन पचाना। अब यदि भोजन नहीं पचेगा तो व्यक्ति पूरा दिन असंतुलित रहेगा, व्यक्ति पूरा दिन चिड़चिड़ा रहेगा। भोजन अगर पच रहा है, अच्छे तरीके से व्यक्ति की डाइट चल रही है रेगुलर, और भोजन हमारा अंदर जाकर हमारी ग्रंथियां पूरे तरीके से अच्छे से पचा रही है, हमें अच्छी भूख लग रही है, तो वह व्यक्ति संतुलित भी रहेगा और एक्टिव भी रहेगा। इस तंत्र में यानी पाचन तंत्र में जैसे ही गड़बड़ आएगी वैसे ही व्यक्ति असंतुलित हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भी गल ग्रंथि जो है वो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ यदि अपन एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो देखिए एड्रिनल जो ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि ये भी हमारे संवेगों के विकास को प्रभावित करती है, हमारे संवेगों के विकास को प्रभावित करती है। यानी अंतःस्रावी संवेगों के विकास का क्या मतलब हुआ? संवेगों के विकास का मतलब हुआ कि हमारे जो संवेग होते हैं, हमारे जो भाव होते हैं वो इस ग्रंथि से प्रभावित होते हैं। तो ये भी अगर अधिक सक्रिय है तो उस दिशा में चला जाता है, यदि कम सक्रिय है तो उस दिशा में चला जाता है। इस प्रकार से अपनों ने यहाँ पर अनेक चीजों के बारे में बात की। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां मैंने आपको बताया कि अनेक होती है, और यही हमारे शरीर के अंदर
पूर्ण संतुलन बनाए रखती है, यहाँ तक की हाइट तक ये मैनेज करती है, हमारे स्वभाव का निर्धारण ये ग्रंथियां करती हैं। तो आप सोचिए कि इनकी कितनी अधिक महत्ता होगी हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारे शरीर को संतुलित रखने के लिए। तो इसलिए यदि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां संतुलित कार्य कर रही है तो हमारा व्यवहार भी सामान्य होगा, हम क्रियाशील भी होंगे, हम एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना विकास भी कर पाएंगे। और यदि इनमें कहीं भी गड़बड़ होगी, इनकी सक्रियता अधिक होगी तो भी प्रॉब्लम, और इनकी सक्रियता कम होगी तो भी प्रॉब्लम। अब इन विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों में प्रजनन ग्रंथियां भी शामिल होती है या जनन ग्रंथि भी शामिल होती है। ये जो जनन ग्रंथियां है ये भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अब देखिए, जनन ग्रंथि यदि पुरुष है तो पुरुष में पुरुषत्व के गुणों का विकास करती है, महिला है तो महिला में महिला के गुणों का विकास करती है, स्त्री तत्व के गुणों का विकास करती है। अब यदि यह संतुलित रूप से कार्य नहीं करे तो काफी बार ऐसा देखा जाता है कि भाई एक पुरुष है परंतु उसकी आवाज पतली हो जाती है, अत्यंत मतलब कोमल हो जाती है। क्योंकि उसमें पुरुषत्व के गुणों का विकास नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यदि ये ग्रंथियां भी सही रूप में कार्य नहीं करे तब व्यक्ति का विकास गड़बड़ा जाता है। उसी प्रकार से अपन कहेंगे कि भाई अंतःस्रावी ग्रंथियां है, उनमें चाहे अपन एड्रिनल ले लो, थायराइड ले लो, गल ग्रंथि ले लो, चाहे अधिवृक्क ग्रंथि ले लो, कोई सी भी ग्रंथि ले लो, ये सब की सब है वो हमारे व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करती है। यहाँ पर यदि अपन बात करें तो देखिए, ये जो लैंगिक विकास को भी हमारी जनन ग्रंथि या अपन कहे कि एस्ट्रोजन और ये चीजें हैं वो निर्धारित करती है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हमारे लैंगिक विकास को भी निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। बात करते हैं तंत्रिका तंत्र। अपन किसको पढ़ रहे हैं? अपन व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और उनमें भी कौन सा कारक है? पहला आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारक में अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करती है। और थायराइड ग्रंथि तो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यदि इसमें ये ऐसा हो जाता है कि अगर इसकी सक्रियता में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, इसके संतुलन में समस्या आ गई ना, तो फिर तो व्यक्ति का विकास संभव ही नहीं है। क्योंकि इसकी कमी से, इसमें जो स्रावित हार्मोन होता है उसकी कमी से क्या होता है कि व्यक्ति का वजन बढ़ने लग जाता है, और इसकी अधिकता से व्यक्ति का वजन कम होने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये तो हर तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है, यानी प्रभावित करती है। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है भाई? देखिए, हमारा नाड़ी मंडल, हमारा स्नायु मंडल ही क्या कहलाता है? हमारा तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मानसिक विकास को हमारा तंत्रिका तंत्र ही निर्धारित करता है। किसको? मानसिक विकास का निर्धारण करता है। तो इसलिए तंत्रिका तंत्र। अब मानसिक विकास, यदि व्यक्ति का विकास आयु के अनुसार हो रहा है तो वह संतुलित होगा, वह सामान्य बच्चों की तरह विकास कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा तंत्रिका तंत्र, यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी भी प्रकार की समस्या आ गई, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित हो जाएगा। शारीरिक रचना, शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट में मनोवैज्ञानिक ऐसे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है ना, तो वो व्यक्ति क्या होगा? एक तो एक्टिव होगा, यानी क्रियाशील अधिक होगा, क्रियाशील होगा। इसमें आत्मविश्वास रहेगा, और इसके साथ साथ इसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा, यानी उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। ये व्यक्ति अपने सभी उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने की तरफ अग्रसर होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट होगा। देखिए, यदि कोई व्यक्ति सुंदर नहीं है तो वो हमेशा अपने आप में संकुचित रहता है,
वो शर्म महसूस करता है सामान्य लोगों के साथ बैठने में, सामान्य लोगों के साथ बात करने में। उसका जो व्यक्तित्व है, यानी उसका जो शारीरिक सौंदर्य है, वो हमेशा उसके साथ रहता है। तो उसके मस्तिष्क में हमेशा रहता है कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, तो मैं अन्य लोगों की तरह बात नहीं कर सकता, मैं अन्य लोगों के साथ वैसे नहीं रह सकता। तो इसलिए वो उसका मस्तिष्क संकुचित हो जाता है, और जैसे ही उसका मस्तिष्क संकुचित हुआ तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो अपने आप में आत्मविश्वास पैदा ही नहीं कर पाएगा। आत्मविश्वास पैदा नहीं कर पाएगा तो फिर वो अन्य लोगों की तरह बात करने से भी हिचकिचाएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो सुंदर लोग होते हैं वो आत्मविश्वासी होते हैं, क्योंकि अपने आप पर उनको विश्वास होता है, गर्व होता है। इसीलिए, और आपको मैं बता देती हूँ, क्रिएटिविटी का बेस होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास है वो क्रियाशीलता का आधार है। कैसे कि अगर कोई व्यक्ति एक्टिव है तो वो बहुत आत्मविश्वासी है, आत्मविश्वास है तो वो हर जगह काम संभालने का प्रयास करेगा, और साथ साथ वह अपने सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करेगा। तो इसलिए आप चाहे समाज में आप चाहे सुंदर हो, चाहे आप बदसूरत हो, आप अपने सौंदर्य को आप एक जगह रखिए और कॉन्फिडेंट बनिए। यदि आप आत्मविश्वासी हैं तो आप क्रियाशील होंगे, उत्तरदायित्व का निर्वाह भी कर पाएंगे। सामान्यतः समाज में जो सुंदर नहीं होते वो आत्मविश्वासी नहीं होते, परंतु ये चीज है वो नहीं रखनी चाहिए, अपने आप में विश्वास रखना चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। शारीरिक रसायन को अपन उसी तरीके से समझ सकते हैं जिस प्रकार से अपनों ने अंतःस्रावी ग्रंथियों को समझा है। हमारे शरीर में अनेक रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनमें से भी कोई चीज की, अब अपन आयरन कहते हैं ना, आयरन की कमी आ गई, नाखून खराब हो गए, बाल खराब हो गए। तो इस प्रकार से हमारी शरीर में अनेक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता रहती है, और ऐसे कहा जाता है कि भी जिन तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है वो तत्व यदि चले जाते हैं तो फिर वो किसी बीमारी के रूप में उभर कर आते हैं। तो तभी तो हमारे प्राचीन लोग, हमारे पुराने लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे। मिट्टी हमारे बॉडी में जाए कहीं कोई दिक्कत नहीं करती। तो इसलिए, और आज भी लोग आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं तो मिट्टी के बर्तन ला रहे हैं, मिट्टी की जो हांडी होती है उसमें खाना पका रहे हैं, मिट्टी के तवे तक आ रखे हैं आजकल। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि भाई शारीरिक रसायन भी जो हमारे शरीर में चाहिए वो पूर्ण मात्रा में होने चाहिए। अगर उनमें भी प्रॉब्लम है तो व्यक्तित्व प्रभावित होगा और व्यक्तित्व अप्रभावी हो जाएगा। अन्य जैविकीय कारक, यदि अपन अन्य जैविकीय कारकों की बात करें तो देखिए, अन्य जैविकीय कारकों में ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो उनमें यदि अपन देखें तो देखिए, मूल प्रवृत्तियां व प्रेरक, एक चीज तो ये हो सकती है, मूल प्रवृत्तियां व प्रेरक। ठीक है, इनका विश्लेषण अपन बाद में करेंगे। चलिए मैं यहां पर नहीं, यहां पर लिख देती हूं। देखिए, मूल प्रवृत्तियां व प्रेरक, एक तो ये हो गया, इसके साथ साथ लिंग हो गया, इसके साथ साथ बुद्धि हो गई, इसके साथ साथ संवेग हो गया। ये अन्य जैविकीय कारक हैं जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं मैं आपको बता देती हूं कि देखिए, मूल प्रवृत्तियां जो है वो पूर्ण विकास करनी चाहिए। हर एक इंसान की अपनी मूल प्रवृत्ति होती है और उसको एक दिशा मिलनी चाहिए, सकारात्मक दिशा। कहते हैं कि यदि मूल प्रवृत्तियों में कमी आ जाती है, अर्थात तो उनका यदि विकास नहीं हो पाता, तो व्यक्ति के मन में या व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं हो पाता, यहां तक कि हीन ग्रंथियां भी बनने लगती हैं। तो इसलिए व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों का सदैव ही विकास होना चाहिए और साथ साथ इनका दमन नहीं किया जाना चाहिए। यदि अपन अनावश्यक दमन करेंगे तो हमारे अंदर हीन ग्रंथियां
पैदा हो जाएगी। इसी के साथ यदि अपन बात करें लिंग के आधार पर, तो देखिए लड़कियों का स्वभाव अलग होता है, लड़कियों का व्यक्तित्व अलग होता है, लड़कियों की कार्यशैली अलग होती है, जबकि लड़कों का स्वभाव, व्यक्तित्व व कार्यशैली अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में हम लिंग को भी महत्वपूर्ण कारक मान सकते हैं। बुद्धि है कि भाई एक व्यक्ति है वो प्रतिभाशाली है, एक बालक प्रतिभाशाली है, एक बालक जड़ बुद्धि है, तो दोनों की तो कहीं कंपेयर नहीं कहीं कंपेयर या कहीं तुलना नहीं हो गई। अब प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उसका व्यक्तित्व तो प्रभावशाली होगा, और यदि कोई जड़ या मंद बुद्धि है तो उसका व्यक्तित्व अप्रभावी होगा। तो इस प्रकार से बुद्धि भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। संवेग, आपने कुछ तो ऐसे व्हाट्सएप पर व्यक्ति क्रियाशील होते हैं कि जिनको प्रणाम किया जाना चाहिए, जो अपन कह सकते हैं ज्ञान गुरु लोग होते हैं। स्टेटस पर आता है कि यदि तुमने किसी के पैर का कांटा निकाला है तो तुम मनुष्य हो, तुम्हारी आत्मा यदि किसी गरीब को देखकर रोती है तो तुम मनुष्य हो। तो इस प्रकार से हमारे संवेग, देखिए यदि हमें किसी के दुख से दुख होता है तो हम भावुक व्यक्तित्व हैं, और यदि हमें कोई रो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई हंस रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब अपन कठोर व्यक्तित्व है। तो समाज में जो भावुक व्यक्ति होता है, हालांकि उसको चोट खानी पड़ती है, परंतु उसका व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है, जबकि कठोर व्यक्ति को सब लोग नकारते हैं कि इसमें तो आत्मा ही नहीं है, इसको छोड़ो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से ये तत्व भी मनुष्य के विकास को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर अपनों ने आनुवंशिक कारक देखें। आनुवंशिक कारक में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनमें अपन मान सकते हैं कि भाई एड्रिनल ग्रंथि होगी, थायराइड ग्रंथि होगी, पीयूष ग्रंथि होगी, गल ग्रंथि होगी। ये ग्रंथियां हमारे व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। तंत्रिका तंत्र भी हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक बनावट हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति सुंदर है तो आत्मविश्वासी, और यदि व्यक्ति सुंदर नहीं है तो वो अविश्वासी होगा। और इसके साथ साथ जो शारीरिक रसायन है उनकी कमी से व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, जिससे उसका व्यक्तित्व विकास नहीं कर पाता। अन्य जैविकीय कारकों में मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। उनके दमन से हीन ग्रंथि पैदा हो जाती है। और इसके साथ साथ लिंग, बालक अपने व्यक्तित्व का विकास अलग रूप में करता है, बालिका अपने व्यक्तित्व का विकास अलग रूप में, प्रतिभाशाली व मंद बुद्धि बालक का अलग अलग व्यक्तित्व माना जाता है, और उसी प्रकार से भावुक व कठोर व्यक्ति का भी व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार का माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ेंगे दूसरे कारक। दूसरा कौन सा? पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि पर्यावरणीय कारकों में किस किस को शामिल किया जा सकता है। तो यहां पर अपनों ने कौन सा देखा? आनुवंशिक कारक। और वैसे भी देखिए आनुवंशिक कारक अपन ने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। किसमें पढ़ा था? अपनों ने पहले जब बाल विकास शुरू किया था उसमें भी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में भी अपनों ने पढ़ा था। तो उसमें अब अपन यदि बात करें तो देखिए दूसरा जो कारक है वो कौन सा है? दूसरा कारक पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस प्रकार से प्रभावित करता है। देखिए पर्यावरण को दो भागों में बांटकर अपन पढ़ सकते हैं। कौन कौन से? तो यहां पर देखिए पहला तो अपन देख सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक या अपन यूं कह सकते हैं भौतिक। वातावरण या पर्यावरण एक ही बात है, वातावरण में पढ़ते हैं। दूसरा अपन इसमें पढ़ते हैं सामाजिक
सामाजिक वातावरण या पर्यावरण। इन दो भागों में बांटकर अपन इन दोनों तत्वों को पढ़ेंगे। तो पहले अपन देखते हैं प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण को किस प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए, भौतिक या प्राकृतिक कारकों में जो उत्तरदायित्व होता है वो जलवायु होती है। ठीक है, भौतिक वातावरण में अनेक चीजें होती हैं, जैसे मुख्य या अपन आधार माने तो जलवायु हो सकती है। अब जलवायु के अंतर्गत यूं देखें तो देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, यानी ठंडी जलवायु प्रदेश में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गर्म जलवायु प्रदेश में रहते हैं। ठंडे प्रदेश वाले और गर्म प्रदेश वाले लोगों के व्यक्तित्व के बारे में अपन पीछे देख चुके हैं। तो ठंडे प्रदेश वाले लोग जो होंगे वो क्या होंगे, मजबूत होंगे और इसके साथ साथ एक्टिव होंगे, यानी क्रियाशील होंगे। जबकि गर्म प्रदेश वाले लोग कैसे होंगे, गर्म प्रदेश वाले लोग आलसी होंगे और इसके साथ साथ काले होंगे। ये गोरे होते हैं, ये क्या होंगे, काले होंगे। तो इस प्रकार से ये कम एक्टिव होंगे। इसके साथ साथ अपन ये देखें तो ये लंबे होते हैं, मतलब ये अच्छी हाइट वाले होते हैं, ये थोड़े कम हाइट वाले होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, अब अगर कोई एक्टिव ज्यादा है, जो मजबूत है, वो व्यक्ति बजाय उसके जो कमजोर व्यक्तित्व है ज्यादा विकास करेगा और आत्मविश्वासी भी ज्यादा रहेगा, आगे भी ज्यादा जाएगा। तो इस प्रकार से जलवायु एक ऐसा कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर अपनों ने प्राकृतिक वातावरण देखा और इसके संबंध में एक दो विद्वान माने जाते हैं, ऑकबर्न और निमकोफ। उन्होंने क्या कहा है, पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन उनकी परिभाषा भी देख लेते हैं कि इनकी परिभाषा में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। तो देखिए, वातावरणीय या पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत अपन देखते हैं ऑकबर्न और निमकोफ के अनुसार क्या कहा है इन्होंने कहा है कि भाई व्यक्तित्व के विकास में जो प्राकृतिक पर्यावरण है, विकास में प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यहां पर कह सकते हैं ऑकबर्न व निमकोफ के अनुसार कि भी व्यक्तित्व के विकास में प्राकृतिक पर्यावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इसलिए व्यक्तित्व के विकास में इनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव भी बहुत अधिक रहता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि भी व्यक्तित्व में बीच में अनेक जगह पर आपको इस प्रकार की परिभाषाएं मिलेंगी। तो इन परिभाषाओं को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे, विशेष तौर पर याद रखेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे की। दूसरा, प्राकृतिक के साथ साथ अपनों ने कौन सा वातावरण देखा था, सामाजिक वातावरण, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सामाजिक वातावरण को भी अपन देख लेते हैं। सामाजिक वातावरण को देखते हैं तो देखिए, सामाजिक वातावरण के तहत सबसे पहला माता पिता और परिवार आते हैं। तो उसमें भी यदि अपन पहला कारक देखें तो देखिए, माता पिता या परिवार। अब ये किस प्रकार से व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले यदि अपन माता पिता की बात करें
तो माता पिता द्वारा यदि बच्चे की उपेक्षा की जा रही है तो बच्चे में हीन भावना आएगी, और बच्चे से प्यार किया जा रहा है तो उसमें आत्मविश्वास आएगा। परंतु हाँ, अगर इसमें भी अत्यधिक शब्द जोड़ दिया जाए कि अत्यधिक प्यार दिया जा रहा है बालक को, बच्चे को, तो वहां पर क्या होगा, कहते हैं ना, लाड प्यार ने बच्चे को बिगाड़ दिया, तो वो असामाजिक हो जाएगा। वो फिर समाज में क्या करेगा, समझ से नहीं बैठाएगा, क्योंकि घर में उसकी हर एक इच्छा पूरी हो रही है। तो वो बाहर भी निकलेगा तो वो कहीं भी एडजस्ट करने की नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो मानी जानी चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वो काम होना चाहिए। तो इसलिए माता पिता का भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए, तो उसको अत्यधिक लाड प्यार भी नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए, प्यार दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चे में आत्मविश्वास की भावना का विकास हो। तो ये तो रही माता पिता की बात। अब अपन यदि बात करें परिवार की, तो देखिए परिवार या माता पिता या घर को जो मनोवैज्ञानिक या फिर मनोवैज्ञानिक क्यों, अपन किसी भी विद्वान की बात करें, व्यक्ति की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। तो प्रथम पाठशाला का व्यक्ति के सभी पक्षों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे परिवार में ही व्यक्ति की अभिवृत्ति डेवलप होती है, उसका एटीट्यूड विकसित होता है, उसका एटीट्यूड डेवलप होता है। तो इसलिए परिवार से व्यक्ति की अभिवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। परिवार से व्यक्ति के संवेगों पर प्रभाव पड़ता है, यानी व्यक्ति के संवेग, व्यक्ति किस प्रकार का है, व्यक्ति कठोर है या भावुक है, इसका जो पता अपन कैसे लगा सकते हैं, परिवार के वातावरण के हिसाब से लगा सकते हैं। यदि एक परिवार में सब लोग प्रेमी है, सब लोग भावुक है, तो जाहिर सी बात है कि वहां से निकलने वाला बच्चा भी संवेगात्मक रूप से प्रभावित होगा। अपन यूं कह सकते हैं वो ज्यादा भावुक होगा। तो इसलिए संवेग भी प्रभावित करते हैं। बालक की रुचि प्रभावित होती है। रुचि यानी परिवार की रुचि किस तरफ है। मान लीजिए एक परिवार है, वो जो शिक्षा में विश्वास करता है, वहां पर सब लोग फ्री टाइम में पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें रखते हैं और वो पढ़ने लग जाते हैं। तो वहां से निकलने वाला बच्चा भी सदैव पुस्तकों में रुचि लेगा। उसी प्रकार की रुचि व्यक्ति में विकसित होगी जिस प्रकार से उसके माता पिता की रुचि है, उसके परिवार की रुचि है। तो यहाँ पर अपनों ने बात की अभिवृत्ति की, संवेग की, रुचि की। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं जो व्यक्ति को परिवार से मिलती है। विश्वास जो है वो भी कहां पर विकसित होता है, बालक का परिवार में विकसित होता है। विश्वास कैसे विकसित होता है परिवार में, इस प्रकार से, क्योंकि बालक में यदि घर में उसकी सभी बातें सुनी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वह अपने आप में आत्मविश्वास की भावना रखेगा। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें कि बालक का चरित्र, या फिर अपन यूं कहें कि चारित्रिक जो विकास होगा, चारित्रिक विकास, वो भी बालक का कहाँ होगा, परिवार में होगा। सभी सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं तो व्यक्ति भी सात्विक होगा। व्यक्ति किस प्रकार के हैं, तामसिक हैं। अगर भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार लें, जिनका अपनों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ा था, तो राजसिक है या तामसिक है या सात्विक है, तो उनका प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ेगा। हम यहाँ पर इस आधार पर यूं कह सकते हैं कि भी ये ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के समूल व्यक्तित्व का निर्धारण करती है, समूल व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भी जो समूल व्यक्तित्व पर या समूल व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला यदि कोई महत्वपूर्ण कारक कहा जा सकता है तो वो परिवार हो सकता है, वो माता पिता हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तो चीजें हो गई बालक पर।
कि भी बालक पर माता पिता का किस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, परिवार का किस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन देखते हैं कि भी परिवार कितने प्रकार के हो सकते हैं और उन परिवारों का व्यक्ति पर किस प्रकार से प्रभाव हो सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो आगे अपन बात करते हैं सामाजिक वातावरण में ही अपन किसको पढ़ रहे हैं, माता पिता व परिवार। तो ये जो पहला पॉइंट है कौन सा, माता पिता व परिवार, इसमें अपन एक चीज ये भी देख सकते हैं कि भाई यदि परिवार एकल है, अब परिवार एकल है, अपन देख सकते हैं कि एकल परिवार का भी बालक पर प्रभाव पड़ता है। संयुक्त परिवार का भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि एकल और संयुक्त में भी परिवार का आकार क्या है, परिवार का आकार क्या है, उन चीजों का भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अब यदि एकल परिवार है तो जाहिर सी बात है, एकल परिवार के साथ साथ अपन यूं लिखेंगे छोटा, एकल परिवार है और छोटा परिवार है, तो जाहिर सी बात है कि बालक को सुविधाएं ज्यादा मिलेगी, बालक को विकास करने के अवसर ज्यादा मिलेंगे, माँ बाप बच्चे पर अधिक ध्यान दे पाएंगे, तो इस बच्चे का अच्छा विकास हो पाएगा। एकल परिवार में भी यदि अपन मान ले कि भी एक ही माता पिता की 6-7 संतानें हैं, तो उन पर वो माता पिता ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए वो लोग उन बच्चों के बजाय पिछड़ जाएंगे जिस परिवार में 2 ही बच्चे हैं। तो इसलिए एकल परिवार में भी परिवार का आकार डिपेंड करता है, निर्भर करता है। संयुक्त परिवार में, अब संयुक्त परिवार में बालक में ऐसे गुण तो आएंगे कि बालक है वो सामंजस्य बिठाने में सक्षम होगा, वो कहीं भी जाएगा सामंजस्य बैठा लेगा, क्योंकि उसने संयुक्त परिवार में अपने आप को विकसित किया है। तो संयुक्त परिवार में अपन जानते हैं कि परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो वो ये तो कर लेगा, इस प्रकार के गुण तो हो जाएंगे। परंतु जितना ध्यान इन बच्चों पर दिया जा रहा है उतना ध्यान इन बच्चों पर नहीं दिया जाएगा, और इसके कारण जितना ये बालक विकसित होगा उतना ये बालक विकसित नहीं होगा। जबकि इसमें जैसे सामाजिक गुण होंगे, संयुक्त परिवार के बालक में जैसे सामाजिक गुण होंगे, वैसे गुण इस बालक में कभी भी नहीं आएंगे। यह बालक कहीं भी समझ से बैठा लेगा, किसी भी प्रकार से एडजस्ट कर लेगा, इस बालक में इस प्रकार की समस्या आएगी। परिवार का आकार, परिवार का आकार तो मैंने आपको बता दिया कि वे दोनों ही जगह डिपेंड करता है। दोनों जगह कौन कौन से, एकल परिवार में भी परिवार का आकार निर्भर करता है और संयुक्त परिवार में भी परिवार का आकार निर्भर करता है। अगर बहुत बड़ा परिवार का आकार है तो वही बात है कि मानवीय मूल्य तो होंगे, सब में एडजस्ट करने की क्षमता होगी, सब लोग अच्छे से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, परंतु वही है कि सब बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ये चीजें भी है जो परिवार की है, जो बालक के व्यक्तित्व पर विकास या व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो यहां पर अपन बात करेंगे आगे। देखिए आगे अपन बात करते हैं, अब अपनों ने बात कर ली माता पिता की और परिवार की। माता पिता और परिवार से संबंधित ही एक चीज और आती है, घर का प्रभाव। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि भी पहले भी करवा सकते थे, नहीं करवाया, क्योंकि ये विशिष्ट बात है। परिवार के सदस्य आपस में किस प्रकार से रह रहे हैं, अगर 2 बच्चे हैं तो भी, बहुत बड़ा आकार है परिवार का तो भी, तो किस प्रकार से रह रहे हैं उस चीज का प्रभाव, उस व्यवस्था का प्रभाव भी बालक पर रहता है। मान लीजिए घर का वातावरण है
वो शांत है और सभी प्रेम से रह रहे हैं, तो बालक भी कैसा होगा? शांत होगा, शांत प्रकृति का होगा। यदि परिवार के लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं या उनमें प्रेम नहीं होता, तो बालक विरोधी प्रकृति का होगा, विरोधी नेचर का होगा। इस प्रकार से घर का वातावरण जो है, अपन वातावरण ही तो पढ़ रहे हैं, तो वातावरण किसका भी मैटर करता है, घर का वातावरण भी मैटर करता है कि घर में लोग रह किस तरीके से रहे हैं। वो आपस में प्रेम से रह रहे हैं तो बालक भी शांत होगा, अगर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बालक भी विरोधी प्रकृति का होगा। इसके बाद अपन चल रहे हैं घर से बाहर, और घर से बाहर कौन सी चीज आ जाती है? आस पड़ोस। तो अपन सीधा का सीधा पड़ोस का वातावरण या पड़ोस का प्रभाव भी लिख सकते हैं। तो पड़ोस का प्रभाव, ऐसे कहा जाता है सामान्यतः कि भी जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। तो संगत किसके साथ करेगा बालक? अगर समाज में, जिस समाज में रह रहा है तो उसी समाज के लोगों की तो संगत करेगा। वो ऐसे थोड़ी ना है कि वो रह तो हनुमानगढ़ में रहा है और संगत जाकर वो जयपुर कर रहा है। तो इसलिए अगर बालक जहां निवेश कर रहा, हाँ अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हनुमानगढ़ का है और जयपुर में रहने लग जाए तो वो वहां के समाज में, परंतु होगा तो वही ना जिस समाज में रहेगा वो। मैंने रहने की बात कही है कि जिस समाज में व्यक्ति रह रहा है उस समाज का प्रभाव उस पर पड़ेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई किस बस्ती में घर लिया जा रहा है उस बस्ती का एक बार निरीक्षण कर लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि बस्ती में शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे अच्छी भाषा बोलते हैं, बच्चों के विकास पर ध्यान दिया जाता है, सभी आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, तो उस बस्ती के बच्चे जो है वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वहां पर संकुचित विचार नहीं होते, संकुचित धारणाएं नहीं होती। वो सब के सब अपने बच्चों के विकास पर ध्यान देते हैं। वहां पर सोच और वहां पर बातें भी अलग अलग होती है। तो इसलिए एक पिछड़ी बस्ती और एक विकसित बस्ती, दोनों के वातावरण का अलग अलग प्रभाव होता है जो बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अपनों ने पड़ोस की बात कर ली, अपनों ने घर की बात कर ली। उसके साथ साथ अब अपन बात करते हैं किसकी? उसके बाद अपन बात करेंगे, देखिए एक तो बात करेंगे अपन, महत्वपूर्ण बात जो है वो है इकलौता बच्चा। इकलौता बच्चा, देखिए मनोविज्ञान यूं कहता है कि यदि माँ बाप की एक संतान है, इकलौती संतान है, तो वह असामाजिक होगी। असामाजिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि समाज में रहने के लिए सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, जबकि इस बालक में सामंजस्य स्थापित करने की भावना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह इकलौता है, उसको सारी सुविधाएं मिल रही है और सुविधाएं के साथ साथ उसकी हर एक इच्छा पूरी हो रही है। हर एक इच्छा पूरी होती है तो जाहिर सी बात है कि वह एडजस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि भाई इकलौता बच्चा है वो असामाजिक हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें घर के बाहर की, तो अब आ जाते हैं अपन, देखिए अपनों ने सबसे पहले घर में माता पिता व परिवार की बात की, इकलौता बच्चा घर में ही आ गया, घर के वातावरण की बात की, आस पड़ोस की बात की। अब अपन आ जाते हैं विद्यालय पर। तो विद्यालय का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और क्रो ने तो एक बात भी कही है, स्पेशली कहा है कि भाई बालक के व्यक्तित्व के विकास में विद्यालय जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसीलिए आजकल के माँ बाप इतने ज्यादा सजग हो गए हैं कि वो विद्यालय में एडमिशन से पहले देखते हैं कि भाई उस विद्यालय का वातावरण कैसा है, उस विद्यालय में बच्चों के मार्क्स कितने आते हैं, बच्चे कितना पढ़ते हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। तो इस प्रकार की बातें हैं वो माता पिता यानी सजग या जागरूक माता पिता देखते हैं। क्यों देखते हैं?
क्योंकि विद्यालय में बालक के विकास की नींव पड़ जाती है। वो जैसे विद्यालय में विकास करेगा, आगे जाकर उच्च शिक्षा में वो वैसा ही रहेगा, तो उसी प्रकार से वो आगे बढ़ेगा। तो अपन देख रहे हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक अपनों ने देखे, परंतु अभी कारक कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।